मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की, उसके साथ हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को भी चालू रखेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने 3 वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है, और उन वीडियो को आप दोबारा देखना। और उन वीडियो से रिलेटेड जो PDF है वो मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पहले ही सेंड कर दी थी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको पहले जितना पढ़ा दिया है पहले वो आपको फेयर कॉपी में काम करना है, अलग कॉपी डालनी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना। ये फिजिक्स फर्स्ट का जो पार्ट होगा, ठीक है। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। विद्युत चैप्टर का नाम विद्युत क्षेत्र। अभी तक विद्युत क्षेत्र की बातें नहीं चल रही है, अभी केवल हम विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के प्रकार पढ़े थे, ठीक है। और उसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट किया था, और बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। चालक तथा कुचालक। ठीक है, देखो किसी भी बॉडी पर विद्युत आवेश आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा, मतलब किसी भी वस्तु पर, वो वस्तु या तो चालक होगी या कुचालक होगी। तो चालक को अगर हम आवेश देते हैं या चालक पर आवेश आता है तो किस प्रकार से आता है, आवेश कहाँ पर जाता है, वो हम देखेंगे। अगर कुचालक को हम अगर आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं अगर हम इंसुलेटर को, तो उस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे वितरित होता है, वो हम देखेंगे। तो चालक और कुचालक है, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में भी इनकी डेफिनेशन हम देखेंगे, फिर चैप्टर नंबर 16 में देखेंगे। बट चार्ज की इसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, चालक है वो चार्ज के लिए किस प्रकार का गुण व्यक्त करता है, कुचालक है वो किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करता है, वो हम यहाँ से देखते हैं। पहले हम कंडक्टर को पढ़ते हैं। चालक, चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन या विद्युत आवेश का प्रवाह है आसानी से होता है। वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन या विद्युत आवेश का प्रवाह है आसानी से होता है, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। नोट कर लेना इसको, ठीक है ना। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन या विद्युत आवेश का प्रवाह है आसानी से होता है, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो और इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इजीली फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जिसमें करंट का फ्लो या इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो इजीली होता है, उन्हीं मटेरियल्स को, उन्हीं सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें इसके, तो ऑल मेटल्स, like copper, aluminium, AuAg, ferrous, zinc, etc. ओके, सभी जो धातुएं होती हैं, सभी धातुएं, ठीक है, सभी धातुएं जैसे
Cu कॉपर, एल्यूमिनियम, Au, Ag सोना, चांदी, फेरस, आयरन है, जिंक है। सभी जो धातुएं इस प्रकृति में जो भी आप धातुएं आपने पढ़ी हैं, सभी धातुएं क्या होती है, चालक होती है। सभी में धारा का प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है ना। तो सभी जो धातु होती हैं वो क्या होती है, चालक होती है। ऑल द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज आल्सो, मानव जो शरीर है, मानव शरीर आल्सो गुड कंडक्टर, ठीक है। ह्यूमन जो बॉडी है वो भी क्या है, कंडक्टिंग होती है, ठीक है। मैं भी एक कंडक्टर हूं, बस वाला कंडक्टर नहीं। कंडक्टर बोले तो चालक, हम में भी करंट का फ्लो है, चार्ज जो है वो इजिली फ्लो होता है। वाई, बिकॉज अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, खून होता है, और उस खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और उस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, फेरस, आयरन होता है। और हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है, ठीक है, परिसंचरण होता रहता है, मतलब फ्लो करता रहता है। इसलिए इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में आयरन फ्लो करता रहता है, और आयरन क्या होता है, कंडक्टर होता है। वो हमें पता है कि आयरन क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी भी क्या है, एक कंडक्टर होती है, ठीक है। हमें भी करंट फ्लो होता है, इसीलिए तो हमें करंट लगता है। ऑल एनिमल्स, सभी जो जानवर है, सभी जीव जंतु क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनमें भी क्या है, खून फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। ओके, अर्थ इज आल्सो कंडक्टर। अर्थ हमें पता है कि अर्थ के अंदर क्या है, ऑल द मेटल, सारे जो मेटल्स होते हैं वो अर्थ के अंदर से ही निकलते हैं। पेड़ पे थोड़ी लगते हैं मेटल, अर्थ के अंदर से आपके खनिज के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ के अंदर ही होते हैं मेटल्स, इसलिए अर्थ भी क्या है, कंडक्टर होता है। अर्थ में भी करंट है वो इजिली फ्लो होती है। जैसे आप देखो आकाश से बिजली अर्थ पर गिरती है तो अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। ओके, तो उसमें भी क्या होता है, करंट फ्लो होता है इजिली, ठीक है ना। तो अर्थ भी क्या है, कंडक्टर। तो अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा कंडक्टर हो गया, किसका, करंट का, ठीक है। तो हम अर्थ को तो नहीं लेंगे एग्जाम्पल के रूप पर, लेकिन मेटल्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स होते हैं, सभी मेटल में करंट इजीली फ्लो होती है। तो आप डोमेस्टिक जो वायर है उसमें आप देख सकते हो, इसके अंदर जो वायर है, जो ऊपर तो प्लास्टिक की कोटिंग है, प्लास्टिक का कवर होता है, अंदर जो वाला वायर होता है वो कॉपर का भी हो सकता है, वो एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। वैसे तो जो चांदी होती है एजी, उसमें करंट है वो इजीली फ्लो होती है। बोले तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बोले तो प्रतिरोध बहुत कम होता है। प्रतिरोध जितना कम होगा क्या होगा, धारा उतनी इजीली फ्लो होगी, और धारा जितनी इजीली फ्लो होगी, करंट जितनी इजीली फ्लो होगा, जितनी आसानी से प्रवाहित होगा, बिजली का बिल उतना ही कम आएगा, एनर्जी उतनी ही कम लॉस होगी। बट हम चांदी के तार का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि चांदी है बहुत ही महंगी होती है। इसलिए हमारे जो घरेलू जो परिपथ है उसमें हमें या तो तांबे का, कॉपर का, या हम एल्यूमिनियम का तार काम में लेते हैं। जो पीले वाला जो तार होता है वो कॉपर का होता है, और जो सफेद वाला जो वायर आप देखते हो वो एल्यूमिनियम का होता है। तो हमारे जो घरेलू परिपथ में हम जो तार काम में लेते हैं वो कंडक्टर के होते हैं, या तो वो कॉपर के होते हैं या वो एल्यूमिनियम के होते हैं। उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग लगी होती है, क्यों लगी होती है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कंडक्टर हो गया, इसकी डेफिनेशन होगी, इसके एग्जांपल्स हो गए, ये नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो चार्ज के लिए किस प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं कंडक्टर, वो हम देखते हैं। देखो, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चाहे उसकी सरफेस पर दो या उसके इनसाइड दो, उसकी सतह पर दे सकते हो या उसके अंदर दे दो, ठीक है ना। अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश जो है वो उस चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता। आप कहीं पे भी चालक को आवेश दो, आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो, कहीं पर नहीं ठहरेगा, ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा, सतह पर चला जाता है। क्योंकि चालक के अंदर आवेश गति कर सकते हैं, और गति करके वो अधिक से अधिक प्रतिकर्षण के कारण अधिक से अधिक दूरी तक जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अधिक से अधिक दूरी पर वो कहाँ जाएंगे, सरफेस पर ही जाते हैं। तो कोई भी अगर चालक बॉडी होगी, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये हमने कोई कंडक्टर ले लिया,
ठीक है, ये कंडक्टर है, चालक है, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी चार्ज दो, कहीं पे भी चार्ज दो, अंदर दे दो या यहां दे दो, चार्ज जो होगा इसकी पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बॉडी पर इसकी सरफेस जो है उस पर जाएगा, ठीक है ना। आप कहीं पे भी दो, जाएगा कहाँ, उसकी सरफेस पर चला जाता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये नहीं कि मान लो सरफेस है उस पर एक जगह इकट्ठा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये देखो गेप क्या रहेगा, इसमें सेम रहेगा, ठीक है। कोई भी कंडक्टर हो सकता है, उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये अगर मान लो कंडक्टर का बना है, तो अगर इसको चार्ज देंगे तो उसके अंदर नहीं, इसकी पूरी सरफेस पर चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहीं पे दो, इसकी सरफेस पर जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि एक जगह चार्ज इकट्ठा हो गया, पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ओके, एक समान रूप से वितरित होगा। यदि हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश उस चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, सतह पर, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उस चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है ना, ओके। इफ वी गिव charge to a conductor, then charge is uniformly distributed over the entire surface of a conductor, okay, uniformly distributed over the entire surface of a conductor, ठीक है ना। तो ये तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी कि कंडक्टर को हम अगर चार्ज देते हैं, चालक को अगर हम आवेश देते हैं तो आवेश कहाँ जाएगा, कहीं पे भी आवेश दो, अंदर दो या किसी सरफेस पर, जैसे मान लो ये आपका चार्ज आपने अंदर दिया तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ चला जाएगा, सरफेस पर चला जाएगा, क्योंकि मूव कर सकता है और मूव करके वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ड्यू टू द रिपल्सन, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस, देखो अगर पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो देखो मान लो यहाँ पर हमने दे दिए 2 प्लस दिए, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये मूव कर सकते हैं। तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, एक्चुअली पॉजिटिव मूव नहीं कर रहे, मूव तो नेगेटिव कर रहा है, बट हम यहाँ पर समझने के लिए देख लिया कि पॉजिटिव मूव कर रहा है, ठीक है ना। वैसे तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ कमी हो जाएगी, यहाँ कमी हो जाएगी, और चार्ज वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएंगे ड्यू टू द रिपल्सन। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसकी सतह पर ही रहता है और वो यूनिफॉर्मली एक समान रूप से वितरित होगा, ओके। इफ वी गिव द चार्ज ऑन ए if we give the charge to a conductor body, then charge is uniformly over the entire surface of the conductor body, okay, okay, ये नोट कर लोगे। तो ये आप डायग्राम भी बना सकते हो, ये कंडक्टर, ये चालक है, इसको हम चार्ज देंगे तो इसकी बॉडी पर चार्ज चला जाएगा, ठीक है, ये डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए चार्ज की प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब हम पढ़ेंगे नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सेकंड जो अपना है वो क्या है, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं इसको, अचालक या कुचालक भी बोलते हैं, अचालक भी बोलते हैं, या विद्युत रोधी भी बोलते हैं इसको। कुचालक क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, ओके, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं, ओके। दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लोज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ओके, ओके और नॉट ओके, ओके, ठीक है। तो इनमें करंट का फ्लो नहीं होगा, ओके। इसके एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल अगर आप देखोगे तो एग्जांपल देखें तो वुड आ गया, लकड़ी, क्या लकड़ी, एम्बर, एबोनाइट, ओके, ग्लास, प्लास्टिक,
एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द इंसुलेटर, इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। ओके, जैसे हम डोमेस्टिक जो घरेलू परिपथ में जो हम वायर यूज में लेते हैं तो हमें करंट फ्लो करनी होती है, तो इसमें हम कॉपर का या एल्यूमिनियम का वायर यूज में लेते हैं, ठीक है। बट इसके ऊपर क्या है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, होती कि नहीं होती, जो ऊपर जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है ना। तो हमें करंट न लगे, अगर हम इस वायर को छूते हैं तो हमें करंट नहीं लेता, क्योंकि हम भी कंडक्टर है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर नॉन, अगर कोई भी आपका मशीनरी है जो इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती है, ठीक है ना, तो उसको हम प्लास्टिक से क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं, जिससे कि हम उसको टच करें तो हमें करंट न लगे, क्योंकि प्लास्टिक जो है क्या है, इंसुलेटर है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम इंसुलेटर का भी यूज होता है, ठीक है ना, इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, इसलिए इसको यूज में लेते हैं। आप लकड़ी को आप अगर मान लो किसी मतलब वायर पर टच करवा दो तो आप में करंट आता है क्या, नहीं, क्योंकि लकड़ी क्या है, इंसुलेटर, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, तो इंसुलेटर ये हो गया। इंसुलेटर के लिए चार्ज के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी वो हमें देखनी है, ठीक है ना। इंसुलेटर के लिए, कंडक्टर के लिए हमने देख लिया कि अगर कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज उसकी सरफेस पर, उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इंसुलेटर में क्या होगा, देखो इंसुलेटर, ये मान लो कोई इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, ये कुचालक है। अगर हम कुचालक को चार्ज देते हैं, कहीं पे भी दो चार्ज, अंदर दिया या बाहर दिया, जहां पे भी आप चार्ज दोगे वहां पर ही क्या रहेगा, स्टे रहेगा। हमने मान लो चार्ज यहां पर दिया तो चार्ज यहीं पे रुक जाएगा, मूव नहीं करेगा। ओके, किसी कुचालक को दिया गया आवेश उसी स्थान पर ठहर जाता है जिस स्थान पर दिया जाता है, ठीक है ना। अगर आप उसकी सतह पर दोगे, जहां पर दोगे वहीं ठहर जाएगा, अंदर दोगे तो अंदर मान लो दिया तो वहीं ठहर जाएगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। जिस स्थान पर दिया जाता है उसी स्थान पर ठहरे जाता है, ठीक है ना, कुचालक में। ओके, इफ वी गिव द चार्ज टू ए इंसुलेटर, इफ वी गिव चार्ज टू ए इंसुलेटर, देन चार्ज स्टे, देन चार्ज रिमेन्स स्टे एट ए प्लेस वेयर इट इज गिवन, जहां पर ये दिया जाता है, ठीक है ना, वहीं पर ठहर जाता है जहां पर ये दिया जाता है। इफ चार्ज गिव टू ए इंसुलेटर देन चार्ज रिमेन्स स्टे एट ए प्लेस वेयर इट इज गिवन। ओके और नॉट ओके? ओके, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर, इन दोनों के लिए हमने प्रॉपर्टी देख ली। चार्ज के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी, अगर हम इंसुलेटर को अगर हम चार्ज दे देते हैं तो वहीं पर ठहर जाता है, मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। हम किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। अगर मान लो किसी वस्तु को हमें आवेशित करना है, हमें पता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली न्यूट्रल होता है। ओके, बोले तो उस पर जो नेट चार्ज है वो क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी वस्तु प्रारंभ में क्या होती है, विद्युत उदासीन होती है, ठीक है ना, उस पर कुल चार्ज जीरो होता है। कुल चार्ज जीरो का मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए उस पर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो हमें किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है,
ठीक है। तो हम किसी भी बॉडी को कितने टाइप से चार्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग विधियां है, अलग अलग मेथड्स है जिनके द्वारा हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोसेस है, ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग, हेडिंग डाले ना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ए चार्जिंग। ओके, किसी वस्तु को निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा आवेशित किया जा सकता है। किसी वस्तु को, एडिंग डालोगे, आवेशन की विधियां, किसी वस्तु को निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा आवेशित किया जा सकता है। वो विधि कौन कौन सी है पहले वो देख लेते हैं। पहली है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हमने आवेश की उत्पत्ति पढ़ी थी उसमें अगर हमने किसी बॉडी पर जो आवेश उत्पन्न किया था वो फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा ही उत्पन्न किया था। तो हम घर्षण द्वारा किसी बॉडी को आवेशित कर सकते हैं, किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम दोबारा देख लेंगे। सेकंड जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा जो है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है। यहाँ पर एम एक ही है, किसी बॉडी को चार्ज करना है, बट यहाँ पर तरीके अलग अलग हैं। हम किसी भी इन 3 में से किसी भी प्रोसेस से, किसी भी मेथड से, किसी भी विधि से हम किसी बॉडी को चार्ज अप कर सकते हैं। इन मेथड्स में क्या क्या होता है वो हम देखते हैं कि इस मेथड्स में हमें किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा। एम यही है, किसी बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर मुझे चार्ज लेके आना है। इनिशियली न्यूट्रल है, बोले तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, हमें पता है किसी भी बॉडी को चार्ज अप करने का मतलब यही है कि या तो इस बॉडी से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने हैं या इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन डालने हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन है, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो वो फ्री नहीं रहेंगे, वो किसी दूसरी बॉडी पर जाएंगे, या हम इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो किसी दूसरी बॉडी से आएंगे। ठीक है ना। तो मेन एम यही है कि इसको चार्ज करना है। चार्ज करने मतलब इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, या तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये अगर लूज करेगा देगा तो क्या आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट अलग अलग मेथड्स है इसको चार्ज करने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग मेथड। वो मेथड्स हमारे पास 3 मेथड्स होंगे। किसी भी बॉडी को हम इन 3 मेथड्स द्वारा चार्ज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। इन अलग अलग मेथड्स में क्या होता है वो हमें देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो मेथड्स है उसको हम पढ़ लेते हैं। ये नोट कर लिया ना सबने? ओके, नोट कर लेना। पहले इन सभी मेथड्स के नाम लिख लेना, अब इनको 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट जो है वो अपने पास क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, इसमें किसी बॉडी को कैसे आवेशित करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, घर्षण का मतलब यही होता है कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रगड़ना। रगड़ने से क्या है, रगड़ना क्या है, उसका फ्रिक्शन है, उसका घर्षण है। ठीक है ना। तो जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब्ड किया जाता है
तो एक बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है और दूसरी बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, वो धनात्मक धनावेशित हो जाएगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है ना। तो आवेशन की इस विधि को हम घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या है, दोनों बॉडियों को हमें रब्ड करना है। रबिंग करने से क्या होगा, रगड़ने से क्या होगा, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, ग्रहण कर लेगी। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज धनावेशित हो जाएगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को एक्वायर करेगी, ग्रहण करेगी, गेन करेगी, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज ऋणावेशित हो जाएगी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, जब किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है, ठीक है ना, या हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है तथा दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है धनावेशित हो जाती है तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है ना। ओके, आवेशन की इस विधि को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई, ये नोट कर लोगे ना। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना है, रगड़ने से एक वस्तु जो है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी और एक ग्रहण करेगी। जो त्यागती है वो हमें पता धनावेशित हो जाती है, जो ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। ओके और नॉट ओके। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखना, व्हेन वन बॉडी रब्ड टू अदर बॉडी देन वन बॉडी ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू अदर। ओके, द बॉडी विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन is becomes positively charged and the body which gains the electron becomes equally negatively charged. This process of charging is called charging by friction. Okay, okay or not okay? या दोबारा सुनो, when two bodies are rubbed to each other, when two bodies are rubbed to each other, then one body transfer the electron to other body. Okay, comma, the body which transfer the electron becomes positively charged and the body which gains the electron becomes equally negatively charged. This process of charging is called charging by friction. ओके और नोट ओके। ओके, तो इनकी इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना। नीचे क्या लिखोगे, देखो इस मेथड में क्या है, दोनों बॉडियों पर क्या होगा, इक्वल चार्ज आएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। एक बॉडी पर जितना पॉजिटिव आएगा दूसरी बॉडी पर उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। मान लो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को, एक बॉडी है वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, तो दूसरी बॉडी वो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। तो एक बॉडी पर जो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उस पर तो 5 प्रोटॉनों की इक्वल चार्ज आएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रही है उस पर 5 इलेक्ट्रॉनों के इक्वल चार्ज आएगा। तो दोनों बॉडियों पर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। चार्ज की मात्रा बराबर होगी, आवेश की मात्रा बराबर होगी, लेकिन प्रकृति विपरीत होगी। ठीक है ना। तो एरो लगा के क्या लिखोगे, ठीक है, आवेशन की इस विधि में दोनों वस्तुओं पर परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना। दोनों वस्तुओं पर क्या आवेश परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति का उत्पन्न होता है। ठीक है। इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द टू बॉडीज। ओके और नॉट ओके। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन टू बॉडीज। ओके ओके। अगला पॉइंट लिखना, इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट। ठीक है ना, दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट में होती है। ठीक है ना। इट इज नेसेसरी दैट दीज टू बॉडीज आर कम इन द कॉन्टेक्ट। ओके, ये जरूरी है कि दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट में आने चाहिए। हमें पता है कि दोनों बॉडी, अब ऐसे मैं रब्ड कर रहा हूं, क्या ये रबिंग होगी? नहीं, रबिंग तभी होगी जब ये एक दूसरे को टच करेगी। तो इस प्रोसेस में
दोनों जो बॉडी एक दूसरे को टच करती है, कांटेक्ट में आती है, ठीक है ना। तो आवेशन की इस विधि में दोनों वस्तुओं का संपर्क में होना आवश्यक है, दोनों एक दूसरे को टच करना आवश्यक है, ठीक है ना। मैं इसको अगर इसका डायग्राम देखें, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, ये अनचार्ज्ड है इनिशियली, ठीक है, ये अनचार्ज्ड है, अनावेशित है, प्रारंभ में ये अनावेशित है, ठीक है। इसका मतलब जिसमें जितने प्रोटॉन, एक बॉडी है, इसमें जितने प्रोटॉन है उतने क्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरी ये बॉडी है, इसको बी बोल लिया, ये भी इनिशियली क्या अनचार्ज्ड है, ये भी अनावेशित है या उदासीन बोल सकते हैं प्रारंभ में। इस पे भी आवेश नहीं है, इस पे भी आवेश नहीं है। ये क्या है, बिफोर द रबिंग है, ये रगड़ने से पहले की स्थिति है, क्या है, रगड़ने से पूर्व है, रगड़ने से पूर्व है। अगर हम इन दोनों को रगड़ दें तो एक बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और दूसरी क्या करेगी, ग्रहण करेगी। ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है और ये ग्रहण कर रही है, हमने इसको माना है, ठीक है। तो अगर ये बॉडी, अगर इसको आपस में दोनों को रबड़ करेंगे तो ए जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस क्यू चार्ज आएगा। दूसरी बॉडी है जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, गेन कर रही है, उस पर इक्वल अमाउंट का, जैसे इस पर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू, अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल है, क्यू आएगा, इस पर क्यू है, जैसे इसमें 5 माइक्रोकुलाम है, प्लस 5 माइक्रोकुलाम, तो इस पर कितना आएगा, माइनस 5 माइक्रोकुलाम, तो इक्वल अमाउंट का चार्ज आएगा बट अपोजिट पोलरिटी का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर द रबिंग, रगड़ने के पश्चात, रगड़ने के पश्चात, रगड़ने के पश्चात देखो इनिशियली दोनों बॉडी अनचार्ज थी, ठीक है ना, अनचार्ज थी, तो हमारे पास मेथड क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। हम इन दोनों को रगड़कर आवेशित कर सकते हैं। देखो इस पर क्यू आवेश आ गया, ये आवेशित हो गया, इस पर क्या आ गया, माइनस क्यू आवेश हो गया, ठीक है ना, आवेशित हो गया ना। तो हमें तो मेन एम क्या था, हमें इनको चार्ज करना था, आवेशित करना था, और यहाँ पर हमारे पास मेथड कौन सा है, दोनों को रगड़कर आपस में आवेशित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो घर्षण द्वारा आवेशन में फ्रिक्शन, द चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन में क्या होगा, दोनों बॉडियों पर जिनको हम आपस में रगड़ रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, उन बॉडियों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस्ड ही होगा, ठीक है ना। और दोनों बॉडियों आपस में कांटेक्ट में होनी चाहिए तभी रबिंग होगी, ठीक है ना। क्योंकि अगले वाले मेथड में एक में नॉन कांटेक्ट आएगा, बिना कांटेक्ट किए हुए चार्ज प्रोड्यूस होता है, वो कैसे होगा वो हम देखेंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम आप बना सकते हो, बना लेना, ठीक है ना। ये बिफोर द रबिंग है, वो आफ्टर द रबिंग है। बिफोर द रबिंग अनचार्ज्ड है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसने इलेक्ट्रॉन ने, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव आएगा, प्लस क्यू मान लिया, इस पर माइनस क्यू ले लिया। ओके अब इसके एग्जाम्पल्स लिखना। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम 2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल वही है जैसे हमने उसमें पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने जो उसकी प्रोडक्शन पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ी थी, हिस्ट्री बिहाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वहां पर हमने देखा था कि भाई अंबर को हम अगर ऊन से रगड़ते हैं, ठीक है ना, या हमें एबोनॉइड को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, या हमें कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, या हमें कोम है जो कंगा है उसको हम बालों से रगड़े, ठीक है ना, या हम प्लास्टिक को है वो फर्श से रगड़े, तो उन पे चार्ज आ जा सकता है, ठीक है ना, आ जाता है। तो हम एग्जाम्पल लिख लेंगे, इसके एग्जाम्पल एडिनाल के लिखना, फर्स्ट एग्जाम्पल, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है।
रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखना, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, तब एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश तथा बिल्ली की खाल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, और भी लिख सकते हो, दो बहुत है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखना, व्हेन ग्लास रोड रब्ड विद ए स्लिक क्लॉथ। व्हेन ग्लास रोड रब्ड विद ए स्लिक क्लॉथ, देन glass rod becomes positively charged. Glass rod becomes positively charged and silk cloth becomes equally negatively charged. Okay, second example क्या लिखोगे, when ebonite rod rubbed with a cat's fur, then ebonite rod becomes positively charged. Then ebonite rod becomes negatively charged, and cat's fur becomes equally negatively charged. Okay, these are the examples of a charging by friction. Okay, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मुझे पता है, लेकिन पूछ नहीं पा रहे हो, शर्मा रहे हो। ठीक है ना, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब्ड करते हैं, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, जो लूज करेगी वो पॉजिटिव हो जाती है, और जो गेन करती है वो नेगेटिव हो जाती है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी लूज करेगी, कौन सी गेन करेगी? जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, ग्लास रोड को सिलिक क्लॉथ से रबड़ करते हैं। ग्लास रोड को हम सिलिक क्लॉथ से अगर रबड़ करते हैं तो ग्लास रोड है वो पॉजिटिव होगी और सिलिक क्लॉथ नेगेटिव। इसका मतलब ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन है वो सिलिक क्लॉथ को दे दिए। क्यों भाई, ग्लास रोड क्यों दे? ठीक है, सिलिक क्लॉथ भी तो ग्लास रोड को दे सकती थी ना, है? तो इसका पता कैसे चलेगा? हमें ये जरूर पता है कि अगर हम रब्ड करेंगे तो एक बॉडी पर पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी पर पॉजिटिव आएगा, कौन सी पर नेगेटिव आएगा? तो यही आप क्वेश्चन, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा था, मुझे पता था ये आप पूछना चाहते थे। तो गुड क्वेश्चन, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हो, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका देखो जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये पूछने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। जैसे ये कोम है, ठीक है ना, ये क्या है? कोम है। ये क्या है? इनिशियली क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। जैसे मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कागज के पीस लिए हैं, ठीक है ना। अब इस कोम को इसके पास ले जाओ, क्या ये कागज के टुकड़े इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? इस पर थोड़ा सा चार्ज आ गया है, क्या ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। आप देखो, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ठीक है, अब देखो मैं इस कोम को हेयर से रब्ड कर रहा हूं। हेयर से रब्ड कर रहा हूं। रबिंग करने से इस कोम पर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। चार्ज आ जाएगा तो इसका मतलब एक कोम पे मान लो पॉजिटिव चार्ज आया है, तो हेयर पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। देखिए
अट्रैक्ट हो रहा है, ये देखो अट्रैक्ट हो रही कि नहीं हो रही? अरे हो रही है ना अट्रैक्ट। दोबारा रब्ड करके देखते हैं यहाँ से, ये देखो अट्रैक्ट हो रही कि नहीं हो रही? अरे वो अट्रैक्ट हो रही है ना, अट्रैक्ट हो रही कि नहीं हो रही? ओके। अगर हम इन कागज के पास ले जाके देखें तो आप देखना, देखिए ये जो पीस ऑफ जो पेपर है वो इससे अट्रैक्ट हो रहे कि नहीं हो रही? अरे हो रहे हैं ना अट्रैक्ट। क्यों हो रहे हैं अट्रैक्ट? पहले अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, अब क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं अट्रैक्ट? क्योंकि इस कोम पर चार्ज आ गया। चार्ज आने से क्या हो गया? इसमें चार्ज आने से उस चार्ज के कारण ही ये जो पीस ऑफ पेपर है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब रबिंग करने से किसी बॉडी पर चार्ज आएगा। ये मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया। आप भी ऐसे रब्ड करके देख सकते हो। कॉम्ब है वो बालों को ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं उसके पास ले जाते हैं तो ठीक है ना, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखोगे। ठीक है ना। कॉम्ब है वो ऑयल फ्री होना चाहिए, ठीक है ना, सूखा होना चाहिए। और ये जो हेयर है वो भी ऑयल फ्री होने चाहिए, ठीक है ना, तभी रबिंग करने से चार्ज आएगा। ठीक है ना, ऑयल फ्री होने चाहिए। ऑयल होगा तो आपका फ्रिक्शन सही नहीं होगा, इसलिए वो चार्ज नहीं शो करेगा। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हम दो बॉडी को आपस में रब्द करते हैं तो कौन सी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन सी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव और कौन सी बॉडी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी, इसको समझने के लिए हमें पहले एक क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। मेन जो क्वांटिटी है राशि है वो देखनी पड़ेगी, कार्यफलन। वस्तु का, किसी भी वस्तु का कोई ना कोई कार्यफलन जरूर होता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कार्यफलन क्या होता है? किसी भी वस्तु की वह न्यूनतम ऊर्जा है, वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है जो अगर हम किसी वस्तु को दे दें तो वो वस्तु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। ठीक है ना। तो ये हम चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे कार्यफलन की परिभाषा, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन हम देखेंगे। ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन क्या है, कार्यफलन क्या, एक ऊर्जा ही है, एक न्यूनतम ऊर्जा है जो हम किसी वस्तु को देते हैं। ठीक है। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसके लिए मान लो कार्यफलन ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। कार्यफलन है, वर्क फंक्शन है, वो ऊर्जा बहुत कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन से हम इसको समझेंगे। ठीक है ना। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो हम किसी बॉडी को देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ठीक है। ओके। अब देखिए हमारे पास दो बॉडी है, एक ये बॉडी है इनिशियली न्यूट्रल है, एक ये बॉडी है इनिशियली न्यूट्रल है। ठीक है। इसका वर्क फंक्शन जो है वो हमने फाई 01 मान लिया और इसका फाई 02 मान लिया। ठीक है। अगर हम कहते हैं इसका वर्क फंक्शन अलग है, इसका अलग है, दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, इसका मतलब इसको इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें अलग एनर्जी चाहिए। ठीक है। जैसे हम पैसे की बात कर लेते हैं, इससे हमें किसी व्यक्ति को बाहर निकालना इस घर से, तो इसको 100 रुपए चाहिए बाहर निकालने के लिए, और इसमें से किसी व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए हमें 200 रुपए चाहिए। ठीक है। तो सस्ता कौन सा पड़ेगा, इसमें में 100 रुपए लग रहे हैं, इसमें में 200 रुपए लग रहे हैं, तो पहले किससे बाहर निकलेगा। ठीक है। हमारे पास मान लो 100 रुपए है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और वो इसमें चला जाएगा। अगर हम कह दें कि फाई 02 ग्रेटर देन फाई 01 है, इसका वर्क फंक्शन इससे ज्यादा, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी इसकी तुलना में। ठीक है। अब इन दोनों को हमने रब किया तो रबिंग करने से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमें पता है कि रबिंग करने से गर्म हो जाता है ना, तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो थर्मल एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के रूप में काम आती है। जब वो थर्मल एनर्जी, हम आपस में रबड़ करते जा रहे हैं, जब वो थर्मल एनर्जी है वो किसी एक बॉडी की वर्क फंक्शन एनर्जी के इक्वल हो जाती है। जैसे इसकी वर्क फंक्शन एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है। ठीक है। तो बताइए हम रबिंग करेंगे तो थर्मल एनर्जी मिलेगी, मान लो इसकी वर्क फंक्शन एनर्जी के इक्वल होगी, इसकी तो ज्यादा है, तो इसकी वर्क फंक्शन एनर्जी के इक्वल हो जाएगी जब थर्मल एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा।
ये इलेक्ट्रॉन को अभी ये नहीं निकालेगा क्योंकि इसके लिए और भी ज्यादा रबिंग करनी पड़ेगी। तो पहले कौन सा जिसकी वर्क फंक्शन एनर्जी कम है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, और जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो उसको ले लेगा, वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, देखो जिसकी वर्क फंक्शन एनर्जी कम होगी वो क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसकी वर्क फंक्शन एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है ना। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो जिस वस्तु का, जब दो नोट लगा के लिखोगे, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो जिस वस्तु का कार्यफलन कम होता है, जिस वस्तु का कार्यफलन कम होता है धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है धनावेशित हो जाता है, तथा जिसका कार्यफलन अधिक होता है ऋणावेशित हो जाता है। तो कौन सी बॉडी धनावेशित होगी, कौन सी बॉडी ऋणावेशित होगी, वो उसके वर्क फंक्शन पर डिपेंड करती है। दो अलग अलग वस्तु होगी, दोनों का कार्यफलन अलग अलग होगा। जिसका कार्यफलन कम है वो इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकाल देगा तो वो धनावेशित होगा, और दूसरी जिसका कार्यफलन ज्यादा है दोनों में से वो क्या होगा ऋणावेशित हो जाएगा। ओके, व्हेन टू बॉडी रब्ड टू ईच अदर, व्हेन टू बॉडी रब्ड टू ईच अदर then one body becomes positively charged whose work function is less, and other body becomes negatively charged whose work function is more. ओके, तो ये नोट कर लेना। ठीक है, ये नोट कर लेना। आप डायग्राम भी बना सकते हो इससे। ठीक है, इसको देखकर। ठीक है, तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन अपना कंप्लीट होगा। मुझे पता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन है, वो हम अगले वीडियो में बोले तो कल पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ तक आपको काम करना है पूरा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैंने पहले ही पीडीएफ सेंड कर दी थी। ये जो टॉपिक है इसको आपको इस टॉपिक को आपको आज जो पढ़ाया है उसको आपको वीडियो को देखकर ही लिखना है। ठीक है ना। जितना मैंने पहले पढ़ा दिया है, 3 वीडियो मैंने पहले भी भेजी है, उन वीडियो के लिए मैंने आपको पीडीएफ पहले ही सेंड कर दी थी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अभी मैं सेंड कर देता हूँ, पीडीएफ मेरे पास तैयार है। लेकिन आज जो टॉपिक पढ़ाया है उसको आपको नोट करना है। लेकिन पहले आपको वो 3 वीडियो भेजे थे उनसे रिलेटेड जो पीडीएफ है पहले उनको नोट करना है। ठीक है ना। सभी बच्चे नोट करेंगे, सभी बच्चे हैं वो सिंसियरली पढ़ाई करेंगे। लॉकडाउन कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता है। मान लो अगस्त तक चला गया तो अपने 2-3 महीने खराब हो जाएंगे पढ़ाई के। इसलिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप सिंसियरली पढ़ाई करो, अपना टाइम वो खराब मत करो। आप घर पे आराम से रहो। ठीक है ना। घर पे रहकर आराम से पढ़ाई कर सकते हो। आपको घर पे ही पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, आपको स्कूल में आने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपको वीडियो के माध्यम से जैसा आपको लाइव क्लास में दिया जाता है वैसा का वैसा आपको देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो धन्यवाद। ये आप पूरा नोट कर लेना। थैंक यू।